ऐप 54 हिंदी अध्याय 281 अध्याय 180 दानव अग्नि परमाणु बम की शक्ति का खुलासा भाग 3। जैसे ही छोटी लोमड़ी ने उल्कापिंड को बनते देखा उसने गूं ध्वनि निकाली। इस समय वह सोने के प्रति आसक्त छोटी लोमड़ी नहीं थी बल्कि एक अद्वितीय दिव्य लोमड़ी थी। ये गर्व से खड़ा था, एक राजसी आभा से घिरा हुआ। इसकी 5 पूंछें ज्वाला के फुर्तीले कोड़ों की तरह हवा में भयंकर रूप से नाच रही थीं, जिससे गर्म हवा की लहरें उठ रही थीं। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उसने एक शाही दहाड़ लगाई। इसके साथ ही आसपास के अग्नि तत्व उन्मत्त होकर एकत्रित हो गए और तेजी से उसकी पूंछ पर एक विशाल अग्नि गुब्बारा बन गया। ताओवादी झांग ने आश्चर्यचकित होकर उस ओर देखा। सुपर फ्लेम बम बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन मेटियोर फेदर बर्स्ट की तुलना में इसमें अभी भी काफी कमी थी। वास्तव में यद्यपि छोटी लोमड़ी पहले से ही उत्कृष्ट थी, फिर भी उल्का पंख विस्फोट के साथ गोल्डन पंख जानवर की तुलना में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल अचानक परिवर्तन आया, जब छोटी लोमड़ी के मुंह से आग का एक गोला निकला, जिसमें तीव्र लपटें तूफान के साथ मिल गईं। छोटी लोमड़ी बोल रही थी, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। इसने धीरे धीरे विशाल आग के गोले को ज्वलंत तूफान की ओर धकेल दिया और दोनों एक दूसरे में विलीन होने लगे। एक क्षण में आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगीं, गर्मी की लहरें सभी दिशाओं में फैलने लगीं और चारों ओर की हर चीज इस शक्तिशाली बल से हिल गई। फ्यूजन कौशल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हृदय दहला देने वाला अग्नि नियंत्रण है। ताओवादी झांग की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं, जब उसने अविश्वास से छोटी लोमड़ी की ओर देखा, फिर उत्तर की पुष्टि करने के लिए जल्दी से लियुगु की ओर मुड़ा। लियुगु ने कुछ नहीं कहा। इस समय उल्का और दानव अग्नि परमाणु बम दोनों पहले ही बन चुके थे। जाना। हालांकि फैंगयू छोटी लोमड़ी की क्षमता देखकर दंग रह गया। उसे सुनहरे पंख वाले जानवर पर पूरा भरोसा था। उसने चिल्लाया और सुनहरे पंख वाले जानवर ने उस विशाल धातु को अपने सिर पर घुमा लिया। एक क्षण में ही धातु का गोला अचानक तेजी से फट गया और उसके ऊपर आग की लपटें उठने लगीं। वह उल्कापिंड की तरह छोटी लोमड़ी की ओर तेजी से बढ़ा। छोटी लोमड़ी ने भी अब और इंतजार नहीं किया। उसने निशाना साधा और अपनी पूरी ताकत से दानव अग्नि परमाणु बम फेंक दिया। दानव अग्नि परमाणु बम सीटी की आवाज के साथ आगे की ओर उड़ा और जिस क्षण उसने धातु को छुआ, पूरे क्षेत्र का आकाश प्रकाशित हो गया। एक क्षण में एक भयंकर विस्फोट आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठा, जिसकी ध्वनि किसी क्रोधित विशालकाय जानवर की दहाड़ जैसी थी, जिसने आसपास के वातावरण को झकझोर कर रख दिया। विस्फोट स्थल से एक प्रचंड दानव अग्नि बाहर की ओर फैल रही थी, जिसका तापमान भयानक रूप से ऊंचा था और जहां भी पहुंचती हवा को अजीबोगरीब आकृतियों में विकृत कर देती थी। इस भयावह गर्मी में धातु भट्टी में डाले गए मक्खन जैसी लग रही थी, जो तुरंत ही नर्म और विकृत होने लगी। कभी कठोर धातु की सतह तेजी से पिघल गई और गर्म धातु का तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा, जैसे कि जमीन पर लाल सांप रेंग रहे हों। पलक झपकते ही धातु का वह बड़ा टुकड़ा पूरी तरह पिघलकर बुदबुदाते हुए धात्विक मैग्मा के एक कुंड में बदल गया, जिससे तीखी गंध निकल रही थी। शक्तिशाली विस्फोट की लहर से चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। फिर भी दानव अग्नि परमाणु बम की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। वह स्वर्णपंख जानवर की ओर बढ़ रहा था। लियुगु और दाओवादी झांग दोनों ने एक साथ कार्य किया और आत्मा जानवरों को स्वर्णपंख जानवर की ओर गोता लगाने का आदेश दिया। स्वर्ण मछली जानवर के पानी के बुलबुले ने अंततः स्वर्णपंख जानवर को सुरक्षित और संरक्षित किया। इस समय परिणाम शब्दों से परे था। क्या बात है! दाओवादी झांग अपने दिल में पूरी तरह से हैरान था। हृदय दहला देने वाली अग्नि नियंत्रण के बारे में हमेशा से ही यह अफवाह थी कि यह अत्यंत असामान्य है, लेकिन किसने सोचा था कि विस्फोट इस हद तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह अवश्य जानना चाहिए कि यह अभी भी एक ही प्रकार की आग के तहत दिल दहला देने वाला अग्नि नियंत्रण था। यदि यह कई प्रकार की आग के साथ होता, वास्तव में यह एक ऐसा कौशल है जो अमर कौशल के बराबर है। ताओवादी झांग ने धीरे से कहा और उसके बगल में लियुगु ने इसे सुना। उसके दिल में एक हल्की मुस्कान थी। छोटी लोमड़ी का ये कदम उसकी वर्तमान सबसे शक्तिशाली स्थिति मात्र थी, लेकिन इसकी क्षमता इससे कहीं अधिक थी। छोटी लोमड़ी की प्रतिभा के साथ ट्रू फ्लेम मोड के तहत समलन कौशल में महारत हासिल करना केवल समय की बात थी। इसके अलावा लिन चेन अभी भी जुआ खेलना जारी रख सकता है। यदि लिन चेन वास्तव में फीनिक्स कार्मिक अग्नि पर दांव लगाता है, तो हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल एक अमर तकनीक होगी। राष्ट्रीय उपदेशक की हत्या की योजना। फैंगयू ने यह दृश्य देखा और उसकी पुतलियां थोड़ी काली पड़ गईं।
वह जानता था कि लिन चेन मजबूत है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन चेन इतनी हास्यास्पद रूप से मजबूत होगी। इस समय उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि उनकी मानसिकता अच्छी थी। उनका लक्ष्य लिन चेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं था, बल्कि विदेशी देशों के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना था। दाओवादी झांग आगे बढ़ा, लिन चेन के दो आत्मिक जानवरों को देखते हुए कहा, तुम ये। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। लिन चेन के दो आत्मिक जानवर इतने असाधारण थे कि वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। हालांकि फिर वह जोर से हंस पड़े और बोले, अच्छा, बहुत अच्छा। उनके विचार में ये दोनों व्यक्ति जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये स्पिरिट अकादमी और कैंगलिंग प्राचीन देश के लिए बहुत अच्छी बात थी। ... युद्ध समाप्त होने के बाद लिन चेन लियू गू के साथ चले गए, जबकि फोंग्यू वहीं रह गए क्योंकि नौक्लेश जानवर अभी भी अपने क्लेश से गुजर रहे थे। अंतिम स्थानों की घोषणा हो गई है, आप, फैंग यू और झांग सुकिंग, लियू गू ने कहा। अब जब स्थान पक्के हो गए हैं, तो आप किसी भी समय फार्मेसी जाकर 10 सेट ले सकते हैं। इस समय लिन चेन एक पंख के साथ खेल रहा था। यह पंख गोल्डन लिन जानवर का था, जिसे लिन चेन ने लापरवाही से उठा लिया। गोल्डन लिन बीस्ट, छिपी हुई रिक्त रेखा 32%। यह देखकर लिन चेन भावुक हो गया। फैंग यू की पारिवारिक पृष्ठभूमि औसत थी, लेकिन उसके दोनों आत्मिक जानवरों के वंश बहुत अच्छे थे। जरूर इसके पीछे किसी उच्च स्तरीय व्यक्ति का मार्गदर्शन था। जहां तक इस उच्च स्तरीय व्यक्ति का प्रश्न है, यह संभवतः कैंगलिंग प्राचीन देश था। जैसे ही लिन चेन ने पंख एकत्र किए, लियू गू ने पूछा, आप किस बारे में सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लिन चेन वास्तविकता में वापस आया और बोला, आपने अभी क्या कहा, शिक्षक? लियू गू को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने पहले कही थी। ये सुनकर लिन चेन बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर भी उसने गंभीरता से कहा, गुरुजी, मैं लेवल 17 पर पहुंचने वाला हूं। गति को देखते हुए सबसे तेज शायद जियो ही को अनुबंधित कर रहा होगा। ये सुनकर बड़ा सफेद भालू बहुत खुश हुआ। प्रतीक्षा के दिन सचमुच सुखद नहीं थे। पहले वह छोटी लोमड़ी को समझ नहीं पाया था, अब वह उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा था। बिग व्हाइट बेयर मूल रूप से एक लड़ाकू पालतू जानवर था, जिसमें लड़ने की शक्ति के प्रति गहरी श्रद्धा थी। खुद को धीरे धीरे मजबूत होते देखकर उसके कभी मुरझाए हुए दिल में फिर से जान आ गई। लिन चेन में चमत्कार करने की शक्ति थी। उदाहरण के लिए जियाओबाई को ही लें, जो एक निम्न स्तरीय नश्वर जानवर से अब अन्य सभी पर हावी हो गया है। इसका अधिकांश श्रेय लिन चेन को जाना चाहिए। लिन चेन की सहायता के बिना भले ही जियाओबाई ने 10 गुना अधिक प्रयास किया हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लिन चेन के आत्मिक जानवरों में लियू गू और बिग व्हाइट बियर ने सबसे ज्यादा समय एक साथ बिताया। हालांकि लियू गू को भी पता था कि तीनों में विधि विकास की सफलता दर सबसे कम थी। फिर भी अंदर ही अंदर लियू गू भी बिग व्हाइट बेयर को पसंद करता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि बिग व्हाइट बेयर फिर से चमक सकेगा। मैंने बिग व्हाइट बेयर के विकास की योजना भी तय कर ली है। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें जरूरी चीजों की एक सूची दूंगा और तुम उसे फार्मेसी में ले जाना, लियू गू ने कहा। अगर स्पिरिट अकादमी की फार्मेसी में यह नहीं है तो तुम उससे भी पूछ सकते हो। लिन चेन ने सिर हिलाया। कानून विकास को चुनने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, विशेष रूप से स्पिरिट अकादमी जैसी जगह में लोगों के बीच केवल थोड़ी अधिक संख्या ही पाई जा सकती है। इसलिए बैकअप सामग्री का भंडारण करते समय स्पिरिट अकादमी के पास लॉ इवोल्यूशन के लिए बैकअप सामग्री और भी कम होगी। मेंटर हॉल में वापस आकर लियू गू ने लिन चेन को विकास सामग्रियों की सूची दी और उसे कुछ विवरण भी याद दिलाए। जबकि ताओवादी झांग सीधे दीन के प्रांगण में झूटोन से मिलने और आज की घटनाओं के बारे में बात करने के लिए चले गए। दिल दहला देने वाला अग्नि नियंत्रण। झूटोन ये सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, ये कौशल बहुत समय से दिखाई नहीं दिया है। दाओवादी झांग ने सिर हिलाया। पिछली बार जब ये दिखाई दिया था तो एक अग्नि गुण वाले आत्मा जानवर ने 3 प्रकार की लपटों को एक साथ मिला दिया था, जिससे पूरा ब्लू स्टार स्तब्ध रह गया था। यह अफसोस की बात है, इसकी कोई दूसरी प्रेमिका नहीं है, दाओवादी झांग ने कहा और फिर आगे कहा, डीन, प्रतियोगिता शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। क्या इस बार भी मैं टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ? झूटोन ने कहा, इस बार मैं अधिक लोगों को भेज रहा हूँ और मैं स्वयं जाऊंगा। क्यों? दाओवादी झांग आश्चर्यचकित था, क्योंकि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का प्रबंधन आमतौर पर सुरक्षा के लिए दिव्य राजधानी द्वारा किया जाता है
और झूटोन को दिव्य राजधानी के लोग कभी पसंद नहीं थे, इसलिए वह शायद ही कभी ऐसे आयोजनों में दिखाई देते थे। मैंने सुना है कि राष्ट्रीय उपदेशक जा रहे हैं, झूटोन ने कहा। झोंगनान राष्ट्रीय गुरु, दाओवादी झांग आश्चर्यचकित रह गया। झोंगनान को आखिरी बार प्रदर्शित हुए 5 साल हो गए हैं। पिछली बार महान बीस्ट टाइड अराजकता के दौरान झोंगनान भी दिखाई नहीं दिया था। इस बार वह भाग लेने जा रहा है, इसलिए ताओवादी झांग को यह थोड़ा अजीब लगा। क्या ये बायलिंग के कारण हो सकता है? दाओवादी झांग ने पूछा। नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट बहुत सी बातों पर विचार करता है, मुझे यकीन नहीं है, झूटोंग ने कहा। हालांकि चूंकि नेशनल प्रेसेप्टर व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए सभी पक्षों को इस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय मास्टर संस्थान। झांग जिन जल्दी से आंगन में चला गया। झोंगनान को अंदर बैठे देखकर वह जल्दी से पास गया। झोंगनान ने अपना सिर नहीं घुमाया, लेकिन वह जानता था कि झांग जिन आ गया है, और कहा, आप हाल ही में थोड़ा आवेगपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर झांग जिन रुक गया। जब से उसे पता चला कि झोंगनान जल्द ही चले जाएंगे, झांग जिन का दिल बेचैनी की स्थिति में था। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर भी तेजी से बोला, क्या शिक्षक जानवर युद्ध सम्मेलन में भाग ले रहे हैं? हाँ, झोंगनान ने कहा। मैंने पहले ही डूबे पवेलियन को सूचित कर दिया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप इसका विरोध करेंगे। अध्यापक। झांग जिन ने आह भरी। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। मेरे पास कारण है कि मुझे जाना चाहिए। जैसे कि अन्य देशों के राष्ट्रीय गुरुओं को शायद पहले ही यह आभास हो गया होगा कि मैं अपने अंत के निकट हूं। तो आप जो कह रहे हैं वो ये है कि, झोंगनान ने कहा, मुझे वहां जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि मैं अच्छी स्थिति में हूं। राष्ट्रीय उपदेशक की हत्या योजना _2। गुरुजी, क्या आप जीवन लौटाने वाली गोली का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं? ये सुनकर झांग जिन ने दृढ़ता से विरोध करते हुए कहा, नहीं, यह अमृत आपको अस्थायी रूप से शक्ति दे सकता है, लेकिन यह आपकी बीमारी को बढ़ा देगा। निर्णय हो चुका है, इस पर आगे चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन गुरुजी, मैं जल्दी मरूं या देर से, मेरे लिए सब एक जैसा है। झोंगनान ने झांग जिन की ओर देखते हुए कहा, बायलिंग जा रही है या नहीं? झांग जिन ने एक क्षण विचार किया और कहा, वह सूची में नहीं है, लेकिन उसके संप्रदाय का एक सदस्य इसमें भाग लेगा। तब झांग जिन ने तुरंत कहा, मैं स्पिरिट अकादमी को बायलिंग को शामिल करने के लिए सूचित करूंगा। ये कहकर झांग जिन जल्दी से चले गए। वास्तव में वह समझ गया था कि वह झोंगनान के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उस क्षण उसे अपनी शक्तिहीनता से घृणा होने लगी। यदि उनकी प्रतिभा थोड़ी बेहतर होती, तो उन्हें राष्ट्रीय उपदेशक का पद मिल सकता था, और उनके शिक्षक का जीवन भी कुछ अधिक लंबा हो सकता था। लिन चेन ने लियू गु द्वारा दिया गया नुस्खा लिया और स्पिरिट अकादमी की मेडिसिन लाइब्रेरी में गया। संरक्षक प्रशिक्षक जियो ने लिन चेन को याद किया और तुरंत पूछा, मैंने सुना है कि आपको स्लॉट मिल गया है, क्या आप अब सामग्री एकत्र करने के लिए यहाँ हैं? नहीं, लिन चेन ने जवाब दिया, मेरे पास एक नुस्खा है और मैं देखना चाहता हूं कि क्या पुस्तकालय मुझे सामग्री खोजने में मदद कर सकता है। मुझे देखने दो। प्रशिक्षक जियाओ ने उस पर एक नजर डाली। लियू गु ने बड़े सफेद भालू के लिए एक विकास योजना तैयार की थी, जिसका मुख्य घटक काला बांस था। ये काला बांस एक महाकाव्य स्तर का विकास सामग्री है जो बहुत दुर्लभ है। क्या यह विधि विकास की योजना है? प्रशिक्षक जियाओ ने पूछा। हाँ, लिन चेन ने कहा, क्या ये हमारे पास है? युवा लोग सचमुच साहसी होते हैं, विधि विकास की सफलता दर 20% से भी कम है। विचार करने के बाद प्रशिक्षक जियाओ ने अंततः कहा, पुस्तकालय में वास्तव में यह नहीं है। लिन चेन निराश हो गया। अप्रत्याशित रूप से प्रशिक्षक जियाओ ने कहा, जानवरों से लड़ने वाले सम्मेलन में अच्छा प्रदर्शन करो, और जहां तक सामग्री की बात है, चिंता मत करो, मैं आपूर्ति कर्मचारियों से इसे संभाल लूंगा। लिन चेन बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, धन्यवाद प्रशिक्षक जियो। इसके बाद लिन चेन ने विदा ली और मेंटर हॉल में लौटकर लियू गु को खबर बताने का इरादा किया, लेकिन तभी लियू गु ने बायलिंग से कहा, आपको इस जानवर युद्ध सम्मेलन में भी जाना चाहिए। बायलिंग ने हैरान होकर पूछा, लेकिन क्या आपने मुझे कल नहीं कहा था कि मैं न जाऊं, कि मुझे अकादमी में ही रहना चाहिए और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए? लियू गु ने अस्वाभाविक भाव से उत्तर दिया, मैं वापस गया और इस पर विचार किया। चूंकि लिन चेन हमारी अकादमी से है, इसलिए हम सभी को जाकर उसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है।
बाय लिंग मुस्कुराए। वो मूल रूप से लिन चेन को प्रतिस्पर्धा करते देखना चाहती थी। फिर भी लियू गू के अप्राकृतिक व्यवहार को देखकर लिन चेन को इसके पीछे की जटिलता का आभास हुआ। अगले दिन स्पिरिट अकादमी ने सार्वजनिक रूप से 9 नामों की सूची की घोषणा की, जिससे स्लॉट के लिए साल भर से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। दाओवादी झांग नए दल के प्रभारी थे, जिसमें प्रतियोगिता के लिए लिन चेन के मार्गदर्शक भी शामिल थे। उद्धरण चिन्ह। मैच से पहले मैं तुम्हें कुछ सलाह और मार्गदर्शन दे सकता हूं, लेकिन एक बार अखाड़े में पहुंच जाने के बाद हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें एक नेता चुनना होगा, ताओवादी झांग ने कहा और फिर लिन चेन की ओर देखा। उनके विचार में इन तीनों में से लिन चेन एक नेता के रूप में सबसे उपयुक्त थे। फैंग यू को कोई आपत्ति नहीं थी, जबकि झांग सुकिंग ने तुरंत कहा, लिन चेन, ये है। तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है? ताओवादी झांग ने फोंग यू से पूछा। बाद वाले ने अपना सिर हिलाया। तो फिर ये तय हो गया। हालांकि लिन चेन ने कहा, गुरुजी, क्या इस बारे में पहले संबंधित व्यक्ति से चर्चा नहीं की जानी चाहिए? क्या तुम सिर्फ इनाम पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? ताओवादी झांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें नेता के तौर पर 5 लाख अतिरिक्त मिलेंगे, ठीक है? गुरुजी, यह एक गलतफहमी है, मैं तो बस। तुम ऐसा करोगे या नहीं? दाओवादी झांग ने घूर कर देखा। मैं करूंगी। लिन चेन, हालांकि घबराई हुई थी, फिर भी मुस्कुराहट छिपाने में कामयाब रही। 5 लाख की तुलना में सम्मान खोना कुछ भी नहीं था। ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है, और कीमत बहुत सस्ती है। बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम कैसे करें? ये उपाय आजमाएं। ताओवादी झांग को 5 लाख की राशि से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इसकी प्रतिपूर्ति अकादमी द्वारा की गई थी। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास अन्य 5 देशों के नए छात्रों के संबंध में एक डोजियर है। लगता है हमने कुछ अंडरकवर एजेंट भेजे हैं। लिन चेन इसे प्राप्त करते समय आश्चर्यचकित था। गुप्तचर एजेंटों की बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय उपदेशक गु वेई का उल्लेख किए बिना नहीं रहा जा सकता। जब कैंगलिंग प्राचीन देश पर कई राष्ट्रों द्वारा हमला किया जा रहा था, तो गु वेई का पहला कदम अन्य देशों में कई जासूसों को भेजना था, जिससे उन्हें सूचना युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई। पहले व्यक्ति को देखते ही लिन चेन को तुरंत दबाव का एहसास हुआ। ये पशु युद्ध सम्मेलन न केवल राष्ट्रीय गौरव के बारे में है, बल्कि आत्मा पशु संसाधनों के बारे में भी है। अतः सभी प्रतिभागी श्रेष्ठ हैं। उदाहरण के लिए, अंतिम स्थान पर स्थित नानफेन प्राचीन देश को पहले स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें स्तर 31 पर एक छात्र का पहला स्पिरिट बीस्ट था, जिसका नाम 1000 स्टेप स्नैक। स्पिरिट बीस्ट क्वालिटी इस प्रकार थी। पवित्र जानवर 1000 कदम सांप राजा। 1000 कदम वाला सांप एक दुर्जय सांप है, जो भविष्य में एक ड्रैगन के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ पर बहुत से आत्मा जानवर पवित्र जानवर की गुणवत्ता के हैं, और कई जानवर राजा के शावक भी हैं। दूसरी ओर स्पिरिट अकादमी में 9 क्लेशकारी जानवरों के अलावा अन्य की कागजी ताकत एक पायदान कम है। अगर मुझे पता होता कि यह इतना कठिन है, तो मैं और पैसे मांगता। लिन चेन ने धीरे से बुदबुदाया, लेकिन ताओवादी झांग ने अनसुना करने का नाटक किया और कहा, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिन चेन ने यह बात हल्के में कही, हालांकि वह जानता था कि इस बार कठिनाई बहुत बड़ी थी। बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस एक टीम लड़ाई है। भले ही नए छात्र प्रथम स्थान जीत जाएं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। अंततः तीनों समूहों के अंकों का योग ही मायने रखता है। लिन चेन ने चारों ओर नजर दौड़ाए और अंततः एक दिलचस्प जानकारी खोज निकाली। बेइमिंग देश का एक छात्र, जिसका पहला आत्मा जानवर लिन चेन की तरह ही कानूनी विकास के माध्यम से विकसित हुआ था, और वह भी नेता था। बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस व्यक्तिगत लड़ाइयों के बारे में है, इसलिए टीम के सदस्यों को समन्वय करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अपने स्वयं के स्पिरिट बीस्ट्स का प्रबंधन करना है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि यह मिश्रित पशु युद्ध है या अकेले पशु युद्ध है, ये ड्रॉ के परिणामों पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय उपदेशक योजना की हत्या _3। इनमें से कुछ में अपर्याप्त जानकारी भी थी, यहां तक कि कुछ स्पिरिट बीस्ट की जानकारी भी छिपाई गई थी। प्रतियोगिता से पहले ताकत और जानकारी को छुपाना 6 राज्यों के बीच एक अघोषित समझौता बन गया था। श्वेत सम्राट शहर। एक हट्टा कट्टा श्वेत व्यक्ति कमरे में बैठा था, जिसके हाथ में अन्य देशों के 6 राष्ट्रों के पशु युद्ध सम्मेलन के बारे में एक दस्तावेज था। उनके दस्तावेजों में विवरण का स्तर लिन चेन द्वारा देखे गए विवरण के समान था। उसका नाम टायलर था और वह यूलान साम्राज्य का नेता था। बीच बीच में दरवाजे पर हल्की दस्तक होती रही, और टायलर दरवाजा खोलने के लिए उठे, तो बाहर एक अश्वेत व्यक्ति खड़ा था,
जिसने तुरंत कहा, लॉर्ड टायलर, प्रतिनिधि सभा से एक नया कार्य निर्देश आया है। यूनान साम्राज्य में प्रतिनिधि सभा का अस्तित्व कैंगलिंग प्राचीन देश के दुबे मंडप के समान था। प्रतिनिधि सभा के बारे में सुनकर टायलर का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसने इधर उधर देखा और आखिरकार कहा, अंदर आइए। अंदर पहुंचकर काले आदमी ने एक सीलबंद पत्र निकाला और उसे टायलर को सौंप दिया। जब टायलर ने इसे खोला तो उसका चेहरा तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया और उसने पूछा, क्या ये राष्ट्रीय उपदेशक की गणना है? हाँ, काले आदमी ने सिर हिलाया। ये जानकारी उसे भी थी। यूनान साम्राज्य के राष्ट्रीय गुरु का मानना था कि कैंगलिंग प्राचीन देश वर्तमान में अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। इस युग में जानवरों के ज्वार की अराजकता नहीं आनी चाहिए थी और इन परिस्थितियों का उभरना संभवतः उनके राष्ट्रीय गुरु के पतन से संबंधित था। कैंगलिंग प्राचीन देश में छिपे हमारे जासूसों को पता चला है कि कैंगलिंग प्राचीन देश के राष्ट्रीय धर्मगुरु झोंगनान इस सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय धर्मगुरु उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, अश्वेत व्यक्ति ने कहा। टायलर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या वे झोंगनान के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। ये कैंगलिंग प्राचीन देश है। अगर पता चल गया तो वे वापस नहीं आ पाएंगे। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि सभा लॉर्ड टायलर को इसे पूरा करने का आदेश देती है, अश्वेत व्यक्ति ने कहा। और हमने डेथ वॉरियर्स पहले ही तैयार कर लिए हैं। टायलर ने पूछा, अगर हमें पता भी चल जाए कि झोंगनान के दिन अब गिने चुने रह गए हैं, तब क्या होगा? प्रतिनिधि सभा लंबे समय से सेलेस्टियल कैपिटल के एक गुट के संपर्क में है। काले आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा, मैं विशिष्ट जानकारी नहीं दे सकता और आपको इससे अधिक नहीं पूछना चाहिए। मैं समझता हूं। टायलर तुरंत समझ गया। यूनान साम्राज्य वर्तमान में ब्लू स्टार पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन इसकी नज़र हमेशा से कैंगलिंग प्राचीन देश पर रही है। क्योंकि कैंगलिंग प्राचीन देश की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है और समय की शुरुआत से ही यह हमेशा दुनिया का केंद्र रहा है। अपने चरम पर ब्लू स्टार पर स्थित अन्य सभी देश मिलकर भी कैंगलिंग प्राचीन देश के आधे भी मजबूत नहीं थे। इसलिए यूनान साम्राज्य ने हमेशा ये कामना की है कि कैंगलिंग प्राचीन देश बहुत अधिक मजबूत न हो। हालांकि टायलर को ये बात समझ में आ गई थी, लेकिन झोंगनान की स्थिति की जांच करना स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कठिन काम था। काले आदमी ने भी उसके विचारों पर ध्यान दिया और कहा, अफवाह है कि झोंगनान इस पुरस्कार समारोह में आ सकते हैं। टायलर ने धीरे से मेज थपथपाए और कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे अकेले नहीं कर सकते। तुम्हारा मतलब है, हम अकेले नहीं हैं जो कैंगलिंग प्राचीन देश में अराजकता देखना चाहते हैं? टायलर मुस्कुराया और कहा, अन्य 4 देशों को कैंगलिंग प्राचीन देश के मजबूत होने की उम्मीद और भी कम है। 3 दिन बाद लिन चेन और उसका समूह लिंग माउंटेन सिटी से रवाना हुआ। इस बार चुन की प्रतियोगिता घरेलू थी, इसलिए वे थोड़ी देर से रवाना हो सके। गेल बीस्ट के ऊपर बैठे फैंग यू पहले से कहीं अधिक उत्साही दिखाई दिए। लिन चेन बड़े सफेद भालू के पेट पर झुक गए। जियाओबाई और जियाओहोंग साधना के लिए समय का उपयोग कर रहे थे। हालांकि बाय लिंग नीचे की ओर देखती रही, कभी कभी सुंदर दृश्यों के बारे में फुसफुसाती रही, लेकिन वह लिन चेन और आराम कर रहे अन्य लोगों को परेशान न करने के लिए सावधान थी। लगभग 1 महीने की उड़ान के बाद जब वे श्वेत सम्राट शहर के पास पहुंचे तो ताओवादी झांग ने कहा, हम श्वेत सम्राट शहर के पास पहुंच रहे हैं, इसलिए हमें पहले ही उतरना होगा। लिन चेन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। कैंगलिंग प्राचीन देश में 3 प्रमुख उड़ान निषेध शहर थे, सेलेस्टियल कैपिटल, लिंग माउंटेन और व्हाइट एम्परर सिटी। विशेष रूप से लिंग पर्वत और श्वेत सम्राट शहर, जो अनगिनत पूर्वजों के विश्राम स्थल थे। शहर के द्वार से 5 किलोमीटर बाहर लिन चेन ने शहर के द्वार के ऊपर बड़े अक्षर देखे, श्वेत सम्राट शहर, बाय लिंग और राष्ट्रीय उपदेशक। जब वे उतरे तो एक जैसे कपड़े पहने 6 लोग तुरंत उनके पास पहुंचे और सतर्कतापूर्वक आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगे। उनके कपड़े अनोखे और आकर्षक थे, जिनका आधार गहरा अंतरिक्षीय नीला था और उन पर बिग डिपर तारों की चांदी जैसी रेखाएं कढ़ाई की गई थीं। छायादार क्षेत्रों में वे एक फॉस्फोरसेंट परत दिखाते थे और सूर्य के प्रकाश में अदृश्य कढ़ाई दिखाई देती थी, जो डूबे मंडप के गुप्त कोडों का एक तारा मानचित्र दर्शाती थी, जो पहचान सत्यापन का भी काम करता था। लिन चेन ने ये देखा और तुरंत उनकी पहचान समझ ली। दिव्य छाया रक्षक, एक एजेंसी जो विशेष रूप से दुबे पवेलियन की सेवा करती है। जानवरों से लड़ने का टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण है और हर साल सेलेस्टियल शैडो गार्ड इसकी रक्षा करता है, ये सामान्य बात है। दाओवादी झांग जल्दी से आगे बढ़कर अग्रणी दिव्य छाया रक्षक का अभिवादन करने लगा।
कैप्टन लियाओ, बहुत समय हो गया मुलाकात से। इस सुरक्षा अभियान के लिए अग्रणी दिव्य छाया रक्षक का नाम लियाओ किंग था। सेलेस्टियल शैडो गार्ड में 7 एक्शन कैप्टन थे, जिनमें से प्रत्येक बिग डिपर में 1 स्टार के अनुरूप था और लियाओ किंग तीसरे स्थान पर था। इस बार लियाओ किंग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि झोंग नान आ रहे थे। लियाओ किंग ने विनम्रता से जवाब दिया, क्या अन्य सभी देश आ गए हैं? ताओवादी झांग ने पूछा। वे सभी यहाँ हैं। लियाओ किंग ने बोलते हुए लिन चेन और अन्य लोगों पर नजर डाली और पूछा, कौन प्रतियोगी है? दाओवादी झांग ने प्रतियोगियों को आगे आने का इशारा किया। लिन चेन और अन्य लोग आगे बढ़े और लियाओ किंग ने अन्य दिव्य छाया रक्षकों की ओर मुड़कर कहा, उन्हें पहचानना सुनिश्चित करें, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, दिव्य छाया रक्षकों ने एक साथ मिलकर कार्य करते हुए सिर हिलाया। जल्द ही लिन चेन और उसका समूह बायलिंग और अन्य साधारण छात्रों से अलग हो गया। लिन चेन ने यहाँ की जटिलता को समझा। बायलिंग के गेंडे ने स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित किया, इसलिए उसने लियाओ किंग से पूछा कि क्या बायलिंग को भी प्रतियोगी के होटल में ठहराया जा सकता है। वर्तमान में हमारा कार्य केवल प्रतियोगियों की सुरक्षा करना है। लियाओ किंग ने बायलिंग की जांच की और अंततः इनकार कर दिया। तब ताओवादी झांग ने कहा, चिंता मत करो, सामान्य छात्रों के लिए भी आवास की व्यवस्था है, जो स्पिरिट अकादमी के लोगों द्वारा संरक्षित है, और आपके शिक्षक जल्द ही पहुंचेंगे। तभी लिन चेन ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से दिव्य छाया रक्षक के साथ चला गया। ताओवादी झांग ने आंतरिक रूप से विचार करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल कैपिटल के लोगों को अभी भी बायलिंग के नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट के साथ संपर्क के बारे में पता नहीं है, अन्यथा उनका रवैया ऐसा नहीं होता। दाओवादी झांग अच्छी तरह से समझ गया। सेलेस्टियल कैपिटल के लोग बायलिंग को एक गेंडा प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से किसी पृष्ठभूमि के बिना किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय उपदेशक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देंगे। ... जल्द ही लिन चेन और उनका समूह यहाँ बस गया और यहाँ आवास का माहौल बहुत अच्छा था, जिसमें 6 होटल शामिल थे, प्रत्येक देश के लिए एक दूसरे से बहुत दूर नहीं। लिन चेन ने अपना कमरा ढूंढ लिया और जियाओबाई और जियाओ हॉन को जानवर वश में करने वाले स्थान से मुक्त कर दिया। अब प्रतियोगिता से पहले लगभग 15 दिन शेष थे और लिन चेन और उनके समूह को इस अवधि के दौरान यहाँ के वातावरण के अनुकूल होने की आवश्यकता थी। लिन चेन 7वीं मंजिल पर रहता था, इसलिए जब वह श्वेत सम्राट शहर के चारों ओर देखता था तो उसे शहर के चारों ओर कई घर दिखाई देते थे। लगभग एक नज़र में लिन चेन ने व्हाइट सम्राट शहर का कब्रिस्तान देखा। व्हाइट एम्परर सिटी का सबसे प्रसिद्ध स्थान इसका कब्रिस्तान है। ये देश का सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्षेत्र है। 11 अक्टूबर तक लगभग 3 दिन शेष हैं, लेकिन अभी से ही बहुत से लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अगले दिन लियू बू अपने साथ बायलिंग को भी लेकर आया। क्या आप इस स्मारक समारोह में शामिल हो सकते हैं? लियू बू ने पूछा। नहीं, लिन चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्वर्गीय छाया रक्षक का कहना है कि यहाँ बहुत सारे लोग और जिज्ञासु आंखें हैं, जिससे बाहर जाना असुविधाजनक हो जाता है। वास्तव में, लियू बू ने सिर हिलाया। प्रतियोगियों पर जानलेवा हमले का इतिहास रहा है, इस बार ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। लिन चेन के यहाँ रहने पर बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, हालांकि लियाओ किंग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि यदि आवश्यक न हो तो बाहर जाना कम से कम किया जाना चाहिए। स्मृति दिवसों पर लोगों का आना जाना सबसे अधिक होता है। इसके अलावा अन्य 5 देशों के लिए स्मृति दिवस संघर्ष के दिन के बराबर है, जिससे अनिवार्य रूप से अशांति उत्पन्न होती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लियू बू ने पूछा। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मीली हो गई। बोलो। लियू बू को कुछ अंदाजा हुआ और लिन चेन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मुझे कैसीनो से व्यक्तिगत प्रोफाइल प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? मैं उनका अध्ययन करना चाहूंगा। क्या कैसीनो की प्रोफाइल उतनी ही विस्तृत हो सकती है जितनी आपकी है? लियू बू ने आंखें घुमाई और कहा, मुझे लगता है कि आप बाधाओं का अध्ययन करना चाहते हैं। परेशानी के लिए धन्यवाद, गुरुजी। लिन चेन ने बेशर्मी से सलाम किया। अपनी वर्तमान स्थिति में उसे पैसे की सख्त जरूरत है और यदि संभव हुआ तो वह जुआ भी खेलेगा। इससे पहले कि लियू बू जवाब दे पाता, बायलिंग मुस्कुराया और कहा, लिन चेन, मैं इसे पाने में आपकी मदद करूंगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब भी वह पैसे के बारे में सुनती तो वे चांद की तरह बड़ी हो जाती। वह हमेशा नई चीजों के बारे में उत्सुक रहती थी। इस बार लियू बू का उद्देश्य बायलिंग को सुरक्षित रखने के लिए यूनिकॉर्न को लिन चेन को सौंपना था।
यहाँ इतने सारे लोग और व्यवधान होने के बावजूद लिन चेन का होटल सबसे सुरक्षित था। अगर कुछ भी हो जाए तो आपके साथ रहना आपकी जान बचा सकता है। यूनिकॉर्न के मामलों को संभालने के बाद लियू बू जाते समय बाय लिंग को अपने साथ ले गया। बाहर आकर बाय लिंग ने पूछा, गुरुजी कैसीनो कहाँ है? ये स्पष्ट था कि बाय लिंग उत्सुक थी। लियू बू ने कहा, मैंने बहुत समय से श्वेत सम्राट शहर का दौरा नहीं किया है। मैं छत से दृश्य देखना चाहता हूं और आप मेरे साथ आ सकते हैं। सालों पुराने सफेद दाग मिटाने का सरल तरीका जो है बिल्कुल नेचुरल। ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत सस्ती है। ठीक है। बाय लिंग सीढ़ियों के पास गया और ऊपर की ओर देखा, लेकिन ये देखकर तुरंत लड़खड़ा गया कि ये दिव्य छाया रक्षकों से भरा हुआ है। ये दिव्य छाया रक्षक ज्यादातर युद्ध के मैदान से आए थे, जो एक खतरनाक आभा बिखेर रहे थे जिससे स्वाभाविक रूप से बाय लिंग को डर लग रहा था, जो अनुभवहीन था। लियू बू ने साहपुर्वक आगे बढ़ते हुए कहा, स्पिरिट अकादमी से लियू बू, मैं ऊपर जाना चाहता हूं और दृश्य देखना चाहता हूं। दिव्य छाया रक्षक ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा, क्या तुम जानते हो कि वहां ऊपर कौन रहता है? जैसे ही दिव्य छाया रक्षक अवरोधन की तैयारी कर रहे थे, एक आवाज सुनाई दी, उसे ऊपर जाने दो। दिव्य छाया रक्षकों ने ऊपर देखा और झू टोंग और झांग जिन को ऊपर खड़े देखा। वक्ता झांग जिन थे। दिव्य छाया रक्षक जल्दी से एक तरफ हट गए और लियू बू ने बाय लिंग को ऊपर ले लिया। प्रधानाचार्य। लियू बू ने प्रधानाचार्य और झांग जिन को सलाम किया और आगे बात करना चाहा, लेकिन झांग जिन ने उसे घूरा, जिससे उसने अपना अभिवादन बदलकर लॉर्ड झांग कर लिया। प्रधानाचार्य, लॉर्ड झांग। बाय लिंग बगल में खड़ा था, कुछ घबराया हुआ, सलामी दे रहा था। वह कभी भी सामाजिकता में पारंगत नहीं थी और न ही इसका आनंद लेती थी। आगे बढ़ो। झू टोंग ने हाथ हिलाया और कहा, दृश्य देखकर जल्दी वापस आओ। हाँ। लियू बू ने बाय लिंग को ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे मुश्किल से 2 सीढ़ियां चढ़े थे कि कमरे से तेज खांसी की आवाज गूंजने लगी। लियू बू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह राष्ट्रीय उपदेशक झोंगनान खांस रहे थे। क्या उसकी बीमारी पहले से ही इतनी गंभीर थी? लियू बू की यात्रा न केवल यूनिकॉर्न को छोड़ने के लिए थी, बल्कि एक कार्य को पूरा करने के लिए भी थी, जिसमें बाय लिंग को लाना भी शामिल था। बाय लिंग रुक गया, कमरे की ओर देखते हुए नीचे की ओर मुड़ा। इससे तीनों लोग दंग रह गए। बाय लिंग, चलो चलें। लियू बू ने तुरंत आग्रह किया। अप्रत्याशित रूप से बाय लिंग सीधे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गया, जिससे सेलेस्टियल शैडो गार्ड ने तुरंत उसे रोक लिया। बाय लिंग दरवाजे से बोली, बूढ़े साहब, मैं देख रहा हूं कि आपको बहुत खांसी आ रही है। मेरे पास एक गुप्त उपाय है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? संपर्क टॉस।